नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, प्यारे साथियों, सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती। अगर हम ये चाहें कि हमें तैयार होके मिल जाए तो वो नहीं मिलती है ना। इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। कहने का मतलब सफलता तभी हमें मिलेगी जब हम निरंतर लगातार कंटिन्यू मेहनत करेंगे, है ना। सफलता पाने के लिए हमें खुद दिन रात एक करना पड़ेगा, हमें खुद दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। तभी तभी जो है सफलता की पोशाक हम सभी जो है तैयार कर पाएंगे अपने लिए। तो जो है हम सभी इसी तरह से प्रतिदिन जो है मेहनत करते हैं, प्रश्नों को करते हैं। कुछ प्रश्न करते हैं जो है जो संपूर्ण पाठ्यक्रम से होते हैं। किससे होते हैं? संपूर्ण पाठ्यक्रम से होते हैं, है ना। संपूर्ण पाठ्यक्रम से होते हैं और प्रतिदिन हम सभी जो है 25 प्रश्नों को आजकल कर रहे हैं। कितने प्रश्न कर रहे हैं? 25 प्रश्नों को। तो आज फिर से मैं आप सभी के समक्ष 25 प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें साहित्य, व्याकरण, भाषा विज्ञान, है ना, सभी से प्रश्न हैं। और इसमें जो पहला प्रश्न है, और ये फिर से बताना चाहूँगी आप सभी को, वैसे आप सभी परिचित हैं, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 TGT PGT, है ना, नेट JRF, और इसके साथ साथ सभी राज्य के TGT PGT को ध्यान में रख करके ये जो है प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। तो इसमें जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, है ना, और कुछ महत्वपूर्ण MCQ भी हैं। तो इसमें हम पहला प्रश्न देखते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस काव्यधारा का आधार है? नई कविता, प्रगतिवादी, समानांतर कविता, इनमें से कोई नहीं। नई कविता, प्रगतिवादी, समानांतर कविता, इनमें से कोई नहीं, हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, है ना, ये है प्रगतिवादी काव्य। करेक्ट आंसर इसका बी होगा। जो प्रगतिवादी काव्य था ये शोषण का विरोध करता है। प्रगतिवादी काव्य शोषण का विरोध करता है। इनके अनुसार जो है, प्रगतिवादियों के अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, है ना, ये प्रगतिवाद का है। इनके अनुसार क्या है कि जो है किसान और मजदूर एक होकर अपने ऊपर होने वाले सामंतों और पूंजीपतियों के अत्याचार का क्या करेंगे? अंत करेंगे। कौन? किसान और मजदूर, है ना। और शोषितों की दीनता का चित्रण है इसमें प्रगतिवाद में। शोषक वर्ग के प्रति घृणा है, क्रांति की भावना एवं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये सभी इसकी विशेषता है। किसका? प्रगतिवाद की विशेषता है। आगे हम सभी देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? किस युग की कविता की विशेषता है? चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है ना। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास से जैसे विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया गया है, तो उनसे उनकी जो विशेषताएं हैं कालखंड की, एक एक कालखंड की, उनसे प्रश्न ये बना है। तो इसमें बताना है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रश्न संख्या 2 है इसका है छायावाद। क्या है? छायावाद। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो ये छायावाद की विशेषता है। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे, मनहु मनहु उमंगी अंग अंग छवि छल के, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? कौन सी शब्द शक्ति है? मनहु उमंगी अंग अंग छवि छल के, है ना, अंग अंग में छवि परछाई क्या हो रही है? झलक रही है ना, छलक रही है। मनहु मानो, है ना, अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? तो इसका जो है हो जाएगा व्यंजना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यंजना। जैसे देखिए, अभिधा एवं लक्षणा के विराम ले लेने पर, है ना, जब अभिधा और लक्षणा जहाँ नहीं रहती है वहाँ कौन क्या रहता है? व्यंजना। शब्द शक्तियाँ कितनी हैं? 3 है ना, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति, 3 शब्द शक्तियाँ हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। तो यहाँ पर कौन सा है? व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है।
देखिए जहाँ व्यंग्यार्थ जो है किसी अलंकार का बोध कराए वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। आगे देखेंगे इसमें कौन सा है, जन जानो मनु मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। कुछ जैसे अलंकार हम सभी पढ़े हैं तो उसकी कुछ ट्रिक भी होती है ना। मानो उमंग अंग अंग से जो है छवि छलक रही है ना। मनहु मनु मानो जन जानो किसका है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का है ये। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में कौन सी है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। कौन सी शब्द शक्ति होती है, व्यंजना। आगे हम सभी देखेंगे कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ है। प्रश्न संख्या 4, कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ बताना है। मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदा करना, बदनाम करना। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, बदनाम करना। कीचड़ उछालना यानी कि किसी को बदनाम करना। अगला देखेंगे गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गत को नहीं मानने वाला। तो इसका ये बता दें गतानुगतिक, ये जो प्रश्न बना है प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 है। और ये जो गतानुगतिक है ये है जो है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, या बिना सोच विचार के अंधवत अनुकरण करने वाला है ना। अंधवत क्या करने वाला, अनुकरण करने वाला है ना। जो प्राचीन रूढ़ियाँ परंपराएं हैं उन्हीं के अनुसार उसी पर चलने वाला है ना, गतानुगतिक। आगे देखेंगे रस के संबंध में मुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, सभी परीक्षाओं में बनता है, वो चाहे टीजीटी पीजीटी हो चाहे यूजीसी नेट हो, ये बनता ही प्रश्न है। रस के संबंध में मुक्तिवाद, किसका, मुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं भट्टलोलट, श्रीशंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट हम लोग किए थे उसमें भी इस प्रश्न को रखा गया था, इससे संबंधित है ना प्रश्नों को रखा गया था। और जो भट्टनायक हैं ये रस निष्पत्ति के प्रश्न पर सामाजिक पक्ष से विचार करते हैं। रस निष्पत्ति के पक्ष में सामाजिक पक्ष से विचार करते हैं ये, है ना। और बताते हैं कि जो निष्पत्ति का अर्थ है वो क्या है, भुक्ति है, भुक्ति मानते हैं। इनका कहना है कि रस की ना तो उत्पत्ति होती और ना अनुमति होती है और ना ही अभिव्यक्ति होती, वरन क्या होती है, मुक्ति होती है। क्या होती है, मुक्ति होती है। फिर से समझेंगे, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है मुक्तिवाद है ना, भुक्तिवाद। ये मुक्तिवाद नहीं, ये भुक्तिवाद है ना, भोग से भुक्तिवाद, ठीक है। देखिए भुक्तिवाद है ये। और ये जैसे इसका करेक्ट आंसर हो गया सी, भुक्तिवाद। नायक कौन करता है, भोग कौन करता है, नायक। इस तरह से ऐसे किसी भी तरह से टिक लगा कर याद कर लीजिए आप सभी लोग, है ना, जिससे किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो और प्रश्न जो है कम समय में हो जाए। और ये भट्टनायक हो गए है ना भुक्तिवाद के, ये भुक्ति है, ये भा है ना। आगे देखेंगे भट्टलोलट उत्पत्तिवाद है। क्या है, उत्पत्तिवाद के हैं, उत्पत्तिवाद के हैं, भट्टलोलट हैं। और अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद के हैं। और जो शंकुक हैं, शंकुक क्या है, अनुमितिवाद हैं, अनुमितिवाद के श्री शंकुक हैं, प्रतिपादक आचार्य हैं ये सभी। आगे हम सभी देखेंगे। और एक चीज़ मैं फिर से बताना चाहूँगी कि ये जो भट्टनायक हैं ये रस की निष्पत्ति के विषय में कहते हैं कि जो है निष्पत्ति का जो अर्थ होता है ये भुक्ति मानते हैं। क्या मानते हैं, भुक्ति मानते हैं, इसीलिए भुक्तिवाद बना है, भुक्तिवाद है ना, भुक्ति मानते हैं, भुक्ति मानते हैं। कहते हैं रस की ना तो उत्पत्ति होती है, भट्टलोलट उत्पत्तिवाद मानते हैं, तो ये क्या कहते हैं कि रस की ना तो उत्पत्ति होती है, ना ही अनुमिति होती है, शंकुक अनुमिति मानते हैं, और ना ही क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है, बल्कि क्या होती है, भुक्ति होती है ना। क्या होती है, भुक्ति होती है। तो इसी तरह से ये भुक्तिवाद के प्रतिपादक हैं। कौन, भट्टनायक, भुक्तिवाद, भट्टनायक। ये चारों ऑप्शन आप सब जो है याद कर लीजिएगा, किसी न किसी एग्ज़ाम में जरूर ही आएगा। अधिकतर वैसे सभी में पूछा जाता है, इससे संबंधित कोई एक प्रश्न बन जाता है। आगे देखेंगे अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। अवांछित संवाद है ना, अवांछित संवाद। सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना, सिर पड़ना। तो जो प्रश्न संख्या 7 है, क्या है, प्रश्न संख्या 7 है। तो इस मुहावरे का जो उपयुक्त अर्थ होगा वो होगा सिर खाना। क्या होगा, सिर खाना। आगे हम सभी देखेंगे आग में घी डालना, ये तो सभी परिचित हैं, है ना, ये तो ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं। आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ, हवन करना, देवता को प्रसन्न करना। आगे क्या है, आगे है जो है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, है ना, क्रोधी को क्या करना, और अधिक उत्तेजित करना। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृतघ्न,
कृतघ्न का शब्द का सही अर्थ है? प्रश्न है, बताना है हम सभी को। कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है जो उपकार नहीं करता, जो किए गए उपकार को नहीं मानता, जो शत्रु को जीत लेता है, जो मित्रता को नहीं मानता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, कृतघ्न है ना। कृतघ्न है जो किए गए उपकार को नहीं मानता। और एक शब्द है कृतज्ञ, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ, मतलब किए गए उपकार को जो मानता है, जो एहसान को मानता है, वो क्या है? कृतज्ञ है। और कृतघ्न जो है जो किए गए उपकार को ना मानता हो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आगे हम सभी अपने प्रश्नों पर चलते हैं। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? देखिए, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। घोर अहमनिष्ठवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन में से एक आंसर हम सभी को बताना है। तो ये है प्रयोगवाद। किसकी है? प्रयोगवाद। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किसका है? ये प्रयोगवाद का है। प्रयोगवाद आदर्श के स्थान पर यथार्थ में निहित व्यंग और विद्रूप को अधिक प्रकट करता है। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना, वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का मूल आधार है? देखिए, ये जितने उपन्यास है, गबन, गोदान, निर्मला, प्रेमाश्रम, ये सभी प्रेमचंद्र जी के उपन्यास हैं। प्रेमचंद्र जी ने लगभग 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं, है ना। उनकी जो भी कहानी है बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है, वो सभी परीक्षाओं में वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। और इनके जितने उपन्यास हैं वो उपन्यास भी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो इन्हें आप सभी इग्नोर मत कीजिएगा। आगे हम सभी देखते हैं, अपने प्रश्न पर चलते हैं। वर्ग वैषम्य और वर्ग चेतना प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में है? तो ये तो गोदान में है ना। किस में है? गोदान में है। देखिए, गोदान के विषय में थोड़ा सा, गोदान जो है ये ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृत का महाकाव्य कहा जाता है। ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृत का महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, ग्रामीण जीवन का जितना सच्चा, व्यापक और प्रभावशाली चित्रण हिंदी में प्रेमचंद्र ने किया है गोदान में, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया है और किसी अन्य उपन्यास में हुआ भी नहीं है। उन्होंने सामाजिक समस्याओं को अपने उपन्यासों का आधार बनाया है। सामयिक समझ चाहूँगी, सामयिक मतलब उस समय में जो हो रहा था उसी को इन्होंने अपने उपन्यास का क्या बना दिया है? जो है आधार बनाया है। इनकी रचनाओं को हम देख लेते हैं। इनकी रचनाएं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे हो गया सेवा सदन, है ना, सेवा सदन हो गया, प्रेम आश्रम तो है ही है, प्रेम आश्रम है, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला हो गया, है ना, गबन हो गया, कर्मभूमि हो गया। ठीक है, और गबन में इन्होंने स्त्रियों के आभूषण, प्रेम के दुष्परिणामों का चित्रण किया है। और निर्मला में क्या है? निर्मला में जो है, ये जो निर्मला है इसमें दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को इन्होंने प्रस्तुत किया है। ठीक है, और प्रेमाश्रम जो है गोशी आफियत, ये उर्दू में है, उर्दू का था और इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। किसमें? प्रेमाश्रम में हिंदी का उर्दू में था पहले गोशी आफियत नाम से, और इसका अनुवाद किया गया है हिंदी में। अगला हम सभी देखते हैं, निराला की बादल राग कविता का संबंध है। निराला की बादल राग कविता का संबंध है छायावादी, सौंदर्य, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, प्रकृतिवादी, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो निराला हैं, ये निराला की बादल राग कविता का संबंध, बादल राग जो कविता है इनकी, इसका संबंध जो है प्रकृति के सौंदर्य से है। किससे है? प्रकृति के सौंदर्य से है। ठीक है, और निराला की रचनाओं को हम देख लेते हैं। निराला की जो प्रसिद्ध कविताएं हैं, राम की शक्ति पूजा, क्या है? राम की शक्ति पूजा निराला के ही तो है, राम की शक्ति पूजा। और इसके साथ साथ जूही की कली, जूही की कली जो है मुक्त छंद का प्रयोग जिसमें किया गया है, जूही की कली। और इसके साथ साथ संध्या सुंदरी, स्नेह निर्झर बह गया बादल राग, स्नेह निर्झर बह गया बादल राग। बादल राग तो यही है, किसका है, किसकी रचना है? ये निराला का है। और अगर जो है हम यही देख लेते हैं इनकी, और अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास, ये छायावादी इनकी रचनाएं हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास, क्या है? तुलसीदास इनकी क्या है? छायावादी रचनाएं हैं। हम आगे अपने प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, नैन नचाए कहे मुस्काए लला फिर अइहो खेलन होली, है ना। ये पंक्ति किसकी है? सेनापति, घनानंद, पद्माकर और ठाकुर। प्रश्न संख्या 13 है।
तो ये है पद्माकर की है, किसकी है? पद्माकर की पंक्ति है। पद्माकर की पंक्ति है। पद्माकर की और रचनाओं को हम सभी देख लेते हैं। जैसे है हिम्मत बहादुर बिरुदावली, प्रताप शाही, है ना, प्रताप शाही, कली 25 जगत विनोद, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है। प्रश्न संख्या 14 है, पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध किससे है? ग्रामीण परिवेश, प्रगतिवादी, कल्पना, नई कविता। प्रश्न संख्या 14 है, ये ग्रामीण परिवेश से है। किससे है? ग्राम्य, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तो ये ग्राम्य कृति जो है प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित है, ग्रामीण परिवेश से। और इनकी रचनाओं को हम देख लेते हैं। इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं पंत जी की, सुमित्रानंदन पंत की। जैसे उच्छ्वास है, ग्रंथ में वीणा और पल्लव है, क्या है? पल्लव है। गुंजन है, क्या है? गुंजन है। युगांत है, युगवाणी। स्वर्ण किरण भी इनकी है, याद आ गया होगा आप सभी को, स्वर्ण किरण है ना। स्वर्ण किरण है तो स्वर्ण धूलि भी तो इन्हीं की है, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, है ना। और कला और बूढ़ा चांद, वाणी, लोकायतन भी तो इन्हीं की है, लोकायतन, है ना। और चिदम्बरा भी इन्हीं की है, ठीक है। आगे हम सभी देखते हैं, इतनी रचनाएं देख ली जो इम्पोर्टेंट थी। 15 देखते हैं। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सम श्याम, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, है ना। उपमा, प्रतीप, विशेषोक्ति और विभावना। तो 15 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें प्रतीप अलंकार है। देखिए, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, है ना। और ये जो प्रतीप अलंकार होता है, ये उपमा अलंकार का ठीक विपरीत होता है। किसका होता है? उपमा अलंकार का ठीक विपरीत होता है। और यहाँ उपमेय को उपमान बना दिया जाता है ना। जैसे उतरी नहाए जमुन जल सो जो शरीर सम श्याम, शरीर के समान श्याम, है ना। श्याम के समान शरीर नहीं, शरीर के समान श्याम। तो इस तरह से विपरीत कर दिया गया, तो यहाँ प्रतीप अलंकार हो गया। और आगे जो है जैसे देखेंगे, जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य हो, वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है ना। जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य हो, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, है ना। विशेष उक्ति, जैसे एक उदाहरण है, पानी बिच मीन प्यासी, है ना। सुन सुनि मोहे आवत हासी, है ना, इसमें है। और विभावना अलंकार, जहाँ कारण ना होते हुए भी कार्य क्या हो रहा हो, जहाँ कारण के अभाव में, कारण ना होते हुए भी कार्य हो रहा हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा ना। आगे हम सभी देखते हैं, सूची 1 को सूची B से मिलान करना है। 16 नंबर के प्रश्न है। 16 नंबर का जो प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो हरिवंश राय बच्चन की है ना। ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे हम सभी को आसानी रहे। ये बहुत ही छोटा हो जा रहा है, कोई नहीं, हम लोग यहाँ लिख के समझ लेंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन का है, तो सबसे पहले 1 का 4 हो जाएगा। हम देख लेते हैं, ऑप्शन में 1 का 4 है, ये करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, है ना। 1 का 4 है और किसी में नहीं है ना, तो यही सही हो जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं रचनाओं को, क्या भूलूं क्या याद करूं। अब यहाँ से हम रचनाओं को देख लेंगे, यहाँ से रचनाओं को देख लें। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये बच्चन जी की है। रसीदी टिकट, ये अमृता प्रीतम की है। आवारा मसीहा, ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। और कलम का सिपाही, ये किसका है? अमृत राय का है। तो ये प्रश्न हम लोगों का हो गया। परीक्षा गुरु को किस आलोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? परीक्षा गुरु को किस आलोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिस्टर बंधु, ये तो रामचंद्र शुक्ल जी है ना, ज़्यादा टाइम क्यों वेस्ट करें, है ना। 17 नंबर का क्या है, जो है रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास के परीक्षा गुरु को ही हिंदी में अंग्रेजी का पहला उपन्यास कहा है ना। आगे हम सभी देखेंगे, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है। देखिए, मोहन राकेश ने कितने नाटकों की रचना की है? तो 3 नाटकों की रचना की है। कितने नाटक? 3 नाटक। लहरों की राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये तीनों इनके नाटक हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, परीक्षा में प्रश्न बनते हैं यहाँ से। रक्त कमल, हम देखेंगे कि जो रक्त कमल है, 18 नंबर का प्रश्न है ये। रक्त कमल जो है ये इनका नहीं है, तो करेक्ट आंसर रक्त कमल हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। तो रक्त कमल किसका है? ये डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। किसका है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण
नारायण लाल का है। आगे हम सभी देखेंगे 19 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। अंधा युग, अंधी गली, कोणार्क, आधे अधूरे। तो अंधा युग है ना, और ये जो अंधा युग है ये महाभारत की कथा पर आधारित है। और अंधा युग किसका है? ये गीत नाट्य है। कैसा ना है? गीत नाट्य है। और किसका है? ये धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी है ये? धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 19 है ना ये, और 1954 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। धर्मवीर भारती की रचना है। और इसका जो कथानक है महाभारत युद्ध के 18वें दिन। कैसे? कितने दिन? 18वें दिन है ना। महाभारत युद्ध के 18वें दिन की संध्या से लेकर के प्रथम तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक कालखंड पर आधारित है। और इसमें 5 अंक हैं। कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। उन 5 अंकों को देख लेते हैं। इसमें कितने अंक हैं? तो 5 अंक हैं, है ना। कितने हैं? 5 अंक हैं। पहला कौरव नगरी, दूसरा पशु उदय, दूसरा क्या है? पशु का उदय, और तीसरा क्या है? अश्वत्थामा का अर्धसत्य, चौथा है गांधारी का शाप। क्या है? गांधारी का शाप। और जो 5वां है एक क्रमिक आत्महत्या। प्रश्न संख्या 20 पे चलेंगे। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बसती है, क्योंकि हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। इस पंक्ति के रचनाकार है। प्रश्न संख्या जो है 20 है। इसका सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, शोधकांत त्रिपाठी, निराला। तो ये तो बहुत चर्चित पंक्ति है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। किस ऑप्शन में है? ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। अभी सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं को देखा है ना, जयशंकर प्रसाद की देख लेते हैं। निराला की भी रचनाओं को हम लोगों ने अभी ऊपर देखा। तो जयशंकर प्रसाद की रचना अगर हम देखना चाहें तो उर्वशी है। क्या है? उर्वशी दिनकर की भी तो रचना है, जयशंकर प्रसाद की भी है। ठीक है। वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रवाहन, है ना। कानन कुसुम भी तो है नहीं का? कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय जो बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराणा का महात्रो, और झरना आंसू लहर कामायनी, है ना। 18, 25, 33, 35, है ना। ये सभी इन्हीं की है। और पंत जी को भी देख लेते हैं। अभी देखा था कि उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये सब है ना। महादेवी वर्मा की रश्मि नीरजा, निहार, रश्मि नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, यामा, है ना। ये सारी रचनाएं हैं इनकी। और परिमल गीत का अनामिका, ये सब निराला जी की हैं। तो इतनी सारी हो चुकी हैं, कई बार हम लोगों ने पढ़ा है इसे। आगे हम सभी देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। सूची ए का सूची बी से मिलान करना है। इसको थोड़ा सा छोटा करके देख लेते हैं पहले। देखिए, अरि ओ करुणा प्रभा में, धूप के धान, खुशबू के शिलालेख, चांद का मुँह टेढ़ा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हम सभी को आ रहा है। चांद का मुँह टेढ़ा गजानन माधव मुक्ति बोध का है। किसका है? मुक्ति बोध का। देखते हैं डी का 1 किस में है। तो देखिए डी का 1 किस में है? हमारे बी ऑप्शन में है ना। कभी कभी बहुत ये मिलान करने वाला कभी कभी बहुत ईजी तरीके से दिया रहता है। तो हम सभी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, पहले थोड़ा सा ट्रिक देख लेना है किसमें क्या कैसे है। अब इसको देख लिया तो अरि ओ करुणा प्रभा में, ये किसका है? अज्ञेय का है। 1 का क्या हो गया? 2 हो गया, अज्ञेय हो गए। अरि ओ करणी प्रभा में। देखिए 1 का 2 है कि नहीं है? इसमें है धूप के धान। आगे हो गया ये गिरजा कुमार माथुर का हो गया, धूप के धान, है ना। और ये जो है खुशबू के शिलालेख, भवानी प्रसाद मिश्र, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र। इस तरह से ये हो गया। आगे हम सभी देखेंगे ये प्रश्न संख्या 21 था। जैसे अज्ञेय, हरी घास पर क्षणभर, इनकी कुछ रचना को देख लेते हैं। अज्ञेय की हरी घास पर क्षणभर हो गया, बावरा अहेरी हो गया, बावरा अहेरी। इंद्रधनुष रोते हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में, अरि ओ करुणा प्रभा में जो यहाँ पूछा ही गया है। अरि ओ करुणा प्रभा में किसका है? अज्ञेय का है ना। सबसे पहले इसमें 2 हो गया। आगे हम सभी देखेंगे जैसे भवानी प्रसाद मिश्र का जो है, इन भवानी प्रसाद मिश्र की भी कुछ रचनाओं को देख लेंगे। देखिए प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक नहीं रखी गई है, इसीलिए कि हम चारों विकल्प पे फोकस कर पाएँ, है ना। चारों विकल्प की जो रचनाएं महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन्हें हम एक बार रिवीजन कर पाएँ, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रश्नों को नहीं रखा जाता है। और आगे हम सभी देखेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में देखेंगे। अज्ञेय के बारे में हो गया। और भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में देखेंगे। सतपुड़ा के जंगल, है ना। सन्नाटा गीत फरोश किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का है। और इसके साथ साथ देखेंगे चकित है दुख, है ना, खुशबू के शिलालेख, कालजयी। और गिरजा कुमार माथुर की भी रचनाओं को हम देख लेते हैं। जैसे मंजीर, नाश और निर्माण, मंजीर,
मंजीर, नाश और निर्माण हो गया, है ना। छाया मत छूना, छाया मत छूना। आगे हम सभी देखेंगे चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ये सब ये तो मुक्तबोध की है, बड़ी चर्चित है, सभी को हमेशा ये याद रहनी चाहिए। आगे देखेंगे, देखिए प्रश्न संख्या 22 है, ये भी मिलान वाला ही है। प्रश्न संख्या जो 22 है हमारा, ये भी मिलान वाला है, इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाँ, मानस का हंस क्या है? मानस का हंस, मानस का हंस क्या है? मानस का हंस अमृतलाल नागर, मानस का हंस अमृतलाल नागर। झूठा सच यशपाल का है ये। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा, है ना, भगवती चरण वर्मा। तो हम इसका ऑप्शन देखेंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा ये जो है सी वाला सही लग रहा है, क्योंकि मानस का हंस अमृतलाल नागर सबसे पहले 2 है, तो सबसे पहले 2 ऑप्शन में ये दोनों काट देंगे, हम दोनों काट देंगे, है ना। 2 ऑप्शन में है, सबसे पहले ये भी कट गया, ये भी कट गया, किसी क्योंकि पहला 2 है। और आगे देखते हैं हम, अगला मिलाते हैं। झूठा सच यशपाल का है, तो 2 के बाद 3 है, 2 के बाद 3 है, तो हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 है तो ये कट गया, है ना। बाकी रचनाओं के नाम तो याद ही हैं, बता ही दिया गया है। राजकमल चौधरी, मरी हुई मछली, राजकमल चौधरी, मरी हुई मछली। 23 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? देखिए प्रश्नों की संख्या अधिक नहीं है, बस 25 प्रश्न ही हम सभी करेंगे, है ना। और आप सभी चैनल पर बने रहिए, आप सभी को महत्वपूर्ण प्रामाणिक जानकारी दी जाती रहेगी। कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत हरण, भारत दुर्सा, अंधेर नगरी, वैद्य की हिंसा, इंसान आबादी। तो भारत हरण नहीं है, क्या है? भारत हरण नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो भारत हरण है, ये देवकी नंद त्रिपाठी की है। किसकी है? देवकी नंद त्रिपाठी की है, देवकी नंद त्रिपाठी की है। अब हम देख लेते हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये इनके कुल 17 नाटक हैं, कुछ मौलिक और अनुदित दोनों मिलाकर के 17 नाटक हैं इनके, भारतेंदु जी के, है ना। कुछ को हम ऐसे पढ़ दे रहे हैं। विद्या सुंदर लिखेंगे तो टाइम लगेगा। विद्या सुंदर, रत्न और पाखंड विडम्बन, है ना। भारत जननी, वैद्य की हिंसा, इंसान आभवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विस्मोत्तरम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, है ना, प्रेम जोगनी, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। आगे हम सभी आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 चलते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया, श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। देखिए ये जो द्वैतवाद है, ये इनसे भी प्रश्न बनता है, और एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद कौन है? द्वैतवाद तो रामानुजाचार्य हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के कौन है? रामानुजाचार्य हैं। ये कई बार पूछते हैं। और ये भी प्रश्न बनता है कि इसमें जो है श्री वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया, उसका दार्शनिक आधार क्या है? यानी कि श्री वल्लभाचार्य का दार्शनिक आधार पूछा जा रहा है इसमें। तो जो 24 नंबर का प्रश्न है, इसका हो जाएगा 24 नंबर का प्रश्न हो जाएगा ये शुद्धाद्वैतवाद, है ना। श्री वल्लभाचार्य ने बिल्कुल शुद्धाद्वैतवाद, ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब हम देखते हैं द्वैताद्वैतवाद जो है निम्बार्काचार्य है। ये जो द्वैताद्वैतवाद दर्शन है, इसके जो है आचार्य हैं निम्बार्काचार्य हैं। और शंकराचार्य का द्वैत दर्शन अद्वैत है, ये अद्वैत जो है ये शंकराचार्य का है, और जो द्वैत दर्शन है ये माधवाचार्य का है। किसका है? माधवाचार्य का है। तो ये दर्शन आपको याद करने होंगे। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? आकाशदीप, पुरस्कार, देवदासी, इंद्रजाल, है ना। जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ हैं। मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? मधुलिका। तो 25 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें हो जाएगा पुरस्कार की है। किसकी है? पुरस्कार की है। और पुरस्कार किसका है? जयशंकर प्रसाद की कहानी है पुरस्कार, है ना। मधुलिका किसकी पात्र है? तो पुरस्कार की है ना। ये पुरस्कार, इंद्रजाल, आकाशदीप, ममता, मधुआ, देवरथ, वेड़ी, प्रतिध्वनि, आंधी, है ना, सालवती, ये सभी क्या है? ये सभी जयशंकर प्रसाद के कहानियाँ हैं। आकाशदीप की चंपा, देवरथ सुमाता, पुरस्कार की मधुलिका है। आकाशदीप की क्या कौन है? चंपा। चंपा किसकी? आकाशदीप कहानी की है। और मधुलिका जो है पुरस्कार की है, जैसा अभी बताया गया आप सभी को, है ना। आगे हम सभी देखेंगे जो है, हाँ, प्रश्न संख्या 25 हो गए। हम लोगों ने 25 प्रश्नों को ही इसमें सम्मिलित किया है। तो जो है ये जितने भी प्रश्न हैं शायद आप सभी को समझ आए होंगे, और ये प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी प्रश्न इसमें रखे गए थे बहुत ही मतलब
अच्छे लेवल के प्रश्न थे। तो जो है आज की क्लास इन्हीं 25 प्रश्नों के साथ हम यहीं समाप्त करते हैं। और ये क्लास अगर आपको किसी भी कारणवश उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, हम क्लास बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि हाँ, किसी के समझ आ रहा है, कोई मुझे सुन पा रहा है, समझ पा रहा है ना। तो इससे क्या होता है, उत्साहवर्धन होता है, इससे उत्साहवर्धन होता है। और सभी जानते हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे अगली कोई भी क्लास हिंदी से संबंधित हो वो आपके पास सरलता तक पहुंच जाए। और अपने कुछ मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए तो और ही कृपा होगी। और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि जो है आप सभी जो है क्या कीजिए, हाँ, कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखिए कि किस तरह से इसे और बेहतर किया जा सकता है। ऐसा क्या करें जो हम सभी की तैयारी और अच्छी हो सके और बेहतर हो सके। ऐसी क्या ट्रिक है, किस हिसाब से आप क्लास को चाहते हैं कि किस हिसाब से किया जाए क्लास, जो हम सबकी तैयारी में जो है एक कदम आगे और बढ़ाए, है ना। तो इस प्रकार से हम सभी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रतिदिन निरंतर लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। संस्कृत साहित्य है ना, संपूर्ण पाठ्यक्रम से, टीजीटी पीजीटी के संपूर्ण पाठ्यक्रम से। और इसके साथ साथ जो है एक व्याकरण की क्लास अलग है जिसमें शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को कर रहे हैं। शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को वर्तनी शुद्धि से संबंधित नियमों को देखने के बाद शब्दों को हम सभी शुद्ध कर रहे हैं। तो आप चाहें तो इस चैनल पर उस क्लास को भी देख सकते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। और सभी लोग हंसते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए।